वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2024 के लिए सी सेट हिंदी के एक प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कई प्रैक्टिस सेट कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। प्रश्न संख्या 159 से 163 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 159 से 163 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। आपको गद्यांश पढ़ना और इसके आधार पर उत्तर देना। तो गद्यांश क्या है? कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं और अन्वेषण, चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए मूल्यों, नए आदर्शों और नई आस्थाओं का सृजन करते हैं। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक धन्य होते हैं, क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है किंतु उपाय बताना कठिन है। देखिए यहाँ पे इस पैराग्राफ में या फिर जितना हम लोगों ने पढ़ा इसमें जिक्र किया गया कि कुछ महापुरुष ऐसे जो तटस्थ का मतलब होता है एकदम मतलब निष्पक्ष होकर चिंतन करते हैं, है ना। और इसके बाद क्या मतलब वो अन्वेषण करते हैं, इसके बाद मनन विश्लेषण करते हैं, उसके आधार पर ना कुछ नए मूल्य देते हैं, नए आदर्श देते हैं, नई आस्था को जन्म देते हैं, है ना। अब नई व्यवस्था को मतलब जो उत्पन्न करने वाले ये चिंतक होते हैं ये धन्य होते हैं, क्योंकि किसी चीज़ का आलोचना करना तो सरल होता है लेकिन उपाय बताना बहुत ही कठिन है। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए और लेनिन ने उन्हें मूर्त रूप दिया। देखिए मार्क्स ने उपाय बताया था, लेनिन ने उसे पूरा किया। रूसो, लास्की आदि ने भी उपाय बताए, उन्हें साकार करना अन्य जन पर निर्भर रहा। देखिए रूसो है, लास्की, इन सब लोगों ने उपाय तो बताया लेकिन उसे साकार नहीं कर पाए। किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए, उन्होंने केवल उपाय नहीं बताए बल्कि स्वयं की एक निष्ठा से उस पर आचरण करने के लिए जुट गए। मतलब इन लोगों से आगे भी कुछ महापुरुष हुए जिन्होंने सिर्फ उपाय नहीं बताया, उन्होंने क्या किया उसे पूरा करने के लिए मतलब वो अपना जी जान एक कर दी। महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। देखिए महात्मा गांधी का इसमें जिक्र है कि उन्होंने जो समझा वही बताया और जो बताया उसे पूरा भी किया। उनके विचार, कथनी और करने एक ही थे। मतलब महात्मा गांधी जी जो भी कहते थे उनका विचार, उनका कहना करना सब एक हुआ करता था। उनमें अपनी बात कहने और आचरण करने का साहस था। उनका जीवन उनके सुझाए हुए उपायों एवं आदर्शों के आधार पर विहित प्रयोगों और अनुभवों की सजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी काल के प्रवाह के साथ नहीं बहे, मतलब महात्मा गांधी जैसा समय चल रहा था उसके विपरीत रहे, वे युग प्रवर्तक हो गए। गांधी महान और अलौकिक पुरुष थे। तो यहाँ पर ये गद्यांश में इतनी चीजें दे रखी है ना। इसके आधार पर प्रश्न पूछे गए, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग प्रश्न के उत्तर क्या बनेंगे, है ना। प्रश्न संख्या 159 है। इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है। देखिए मतलब जो यूरोपीय लेखक है आपने देखा था पीछे, है ना, लास्की थे, है ना, इसके बाद लेनिन थे, उनके बारे में क्या कहा गया। देखिए उन्होंने नए मूल्य की स्थापना की, है ना, उन्होंने कुछ नए आदर्श स्थापित किए, उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया। देखिए ये विकल्प सी पैसेज की मतलब इस गद्यांश के आधार से बिल्कुल सही है कि उन्होंने उपाय तो बताया लेकिन उनका जो कार्यान्वयन था वो किसी और पर छोड़ दिया गया था। प्रश्न संख्या 160। इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा। देखिए महात्मा गांधी के विषय में क्या है, देखिए वो केवल सिद्धांतवादी थे तो ऐसा नहीं है। उनकी कथनी और करनी में अंतर था, ये भी बिल्कुल नहीं है ना। वे केवल आदर्शवादी थे, ये भी नहीं। तो मतलब तीनों में से कोई नहीं, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 161। तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है। तो आपको ये बताना है कि जो तटस्थ चिंतन है इससे क्या मतलब है, मतलब तटस्थ चिंतन का तात्पर्य क्या होने वाला है। तो अगर हम लोग देखेंगे तटस्थ चिंतन, तो देखिए स्वयं स्वतः सुखाए उहापोह करना, मतलब ये अपने सुख के लिए वो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, है ना। एकांत में बैठकर सोचना, तो एकांत में बैठकर सोचना अभी आपको स्टार्ट में बताया गया था तटस्थ चिंतन के बारे में क्या होते हैं, है ना। इसके बाद और भी आगे बढ़ेंगे, निष्पक्ष होकर सोच विचार करना, आगे गंभीर चिंतन करना। तो आपको बताया गया था कि जो तटस्थ चिंतन होता है इसका मतलब होता है एकदम निष्पक्ष होकर के सोच विचार करना। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 162। 162 में उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मतलब गद्यांश में किसके बारे में जिक्र किया गया? आदर्शवाद ऐसा नहीं है, मार्क्सवाद ऐसा भी नहीं है, समाजवाद ये भी नहीं है, कर्मवाद मतलब इसमें कर्म की बात की गई है कि आपको जो बताना है वो करना है। अगले पैसेज पर मतलब अगले प्रश्न पर आते हैं। इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है? देखिए माफ कीजिएगा दोस्तों, कुछ महापुरुषों का चरित्र चित्रण ऐसा नहीं है, मार्क्स के सिद्धांतों की व्याख्या ये भी नहीं है। फिर आगे मात्र महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता का कारण बताया, मतलब महात्मा गांधी विशिष्ट क्यों थे इसके बारे में बताया गया, स्पेशल क्यों थे, तो यहाँ पे विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 164 से 167। यहाँ पर भी आपको एक गद्यांश दे रखा है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 4, देखिए 1 से 4 क्यों लिखा है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर मतलब पेपर के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे आपको 164 से 167 का उत्तर देना है। मनुष्य की समस्याएं दो प्रकार की, एक समस्या शरीर की है जिसका समाधान रोटी और वस्त्र तथा अन्य अधिभौतिक सुविधाएं मानी जा सकती है। देखिए मनुष्य के पास दो प्रकार की समस्या, एक समस्या उसके शरीर से जुड़ी है जिसका समाधान क्या है, मतलब किसके लिए परेशान है, रोटी के लिए, कपड़े के लिए और जो सुख सुविधा उसके लिए। किंतु सब प्रकार से सुखी मनुष्य भी दुख दौर्मनस्य, रोग, शोक, जरा और मरण का शिकार होता है, मतलब जिसके पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उसके पास भी रोग, शोक, मृत्यु ये सब आती है। इस समस्या का समाधान न तो रोटी है और न रोटी और वस्त्र, न मोटर और न महल हो सकते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था, मतलब प्राचीन काल में या मध्यकालीन काल में क्या हुआ करता था, लोगों को शारीरिक समस्या से अधिक आध्यात्मिक समस्या से दिक्कत हुआ करती थी। इसी से उस समय अध्यात्म विद्या का सभी देशों में विकास हुआ और मनुष्य मानने लगा कि जो सत्य प्रयोगशाला में परखा नहीं जा सकता, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और सर्जन की छुरी से छुआ नहीं जा सकता, वह या तो सत्य ही नहीं है अथवा है तो ऐसा जिसकी ओर मनुष्य को ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब ये चीज़ें बनी कि जो डॉक्टर्स के हिसाब से अगर या फिर प्रयोगशाला में जिसके ऊपर काम नहीं किया जा सकते, डॉक्टर्स और सर्जन जिस पे काम नहीं कर सकते, वो या तो सत्य नहीं है और अगर सत्य है तो ऐसा है कि उस पर मनुष्य को ध्यान नहीं देना चाहिए। और विज्ञान ज्यों ज्यों नई विजय प्राप्त करता गया त्यों त्यों अधिकाधिक मनुष्य उसके भक्त बनते गए, यहाँ तक कि अध्यात्मवादियों को भी आवश्यकता अनुभूत होने लगी कि वह अपनी बातों को वे जहाँ तक संभव हो विज्ञान की भाषा में रखें। मतलब जो आध्यात्मिकता है ये भी विज्ञान के ऊपर चलने लगी। आगे है देखिए, किंतु विज्ञान की वृद्धि से मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर नहीं हुई, वह आज भी दुखी है। मतलब विज्ञान ने वृद्धि किया लेकिन मनुष्य की जो समस्या है वो दूर नहीं है, वह आज भी रोग, शोक, जरा और मरण का शिकार होता है। तथा सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले जिन सुखों की लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उन सुखों के सैल पर बैठा हुआ भी मनुष्य भी चंचल, विषन्न और अशांत है, तथा उतना अशांत है जितना पहले के युग में शायद ही कोई रहा हो। अतएव चिंतकों पर यह प्रतिक्रिया हुई कि मनुष्य की समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है। मतलब जब सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य परेशान रहा तो ये स्पष्ट हो गया कि विज्ञान भी इसका समाधान नहीं है, क्योंकि विज्ञान से शरीर चाहे जितना सुखी हो जाए आंतरिक संतोष में वृद्धि नहीं होती, उल्टे दिनों दिन उसकी मात्रा घटती जाती। मतलब विज्ञान से चाहे जितनी तरक्की हो जाए उसमें आंतरिक सुख नहीं मिलते। तो देखते हैं क्या है, विज्ञान का सत्य किस पर आधारित है। देखिए डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और सर्जन की छुरी पर, इसका भी जिक्र हो सकता है ना, मतलब सही हो सकता है। अध्यात्म विद्या पर ये नहीं है, प्रयोगशाला में परीक्षण पर ये भी सही हो सकता है, आस्था और भक्ति पर ये नहीं है। तो देखिए इन दो विकल्प में से कोई एक विकल्प सही हो सकता है ना, कि विज्ञान का सत्य किस पर आधारित है। तो देखिए इस गद्यांश में जो जिक्र किया गया था वो डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और सर्जन की छुरी पर किया गया था। तो इस गद्यांश के अनुसार विकल्प ए 164 का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 165। विज्ञान की सीमा क्या है? वह पूर्ण आत्मिक संतोष प्रदान नहीं कर पाता, ये हो सकता है ना। वह अधिभौतिक और आध्यात्मिक सुविधाएं प्रदान करता है, ये तो बिल्कुल नहीं करता है ना। देखिए मतलब आत्मिक सॉरी यहाँ पे सुविधाएं हैं, सुख नहीं है ना, तो ये भी मतलब हो सकता है। देखिए आगे देखें, उसने शरीर और मन दोनों सुखी रहते, ये नहीं होता है ना। और विज्ञान ने विजय प्राप्त कर लिया, ये भी नहीं। देखिए वह पूर्ण आत्मिक संतोष प्रदान नहीं कर पाता, ये भी सही है, और अधिभौतिक और आत्मिक सुविधाएं प्रदान करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे सटीक उत्तर जो दिख रहा है बी दिख रहा है। तो जो विज्ञान है ये अधिभौतिक और आत्मिक सुविधाएं प्रदान करता है, सुख नहीं, मतलब सुविधाओं की बात है। अब प्रश्न संख्या 166 पर आते हैं।
166 दे रखे। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार, मतलब गद्यांश में किसका जिक्र किया गया? विज्ञान की उन्नति से मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर हो गई हैं। मानव समाज आज पहले की अपेक्षा अधिक सुखी और शांत है। जिन सुखों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी आज वह सबको सुलभ है। मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है। देखिए, उपर्युक्त गद्यांश जब हम लोगों ने पढ़ा है तो इसमें यह पता चला कि मनुष्य के सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान के पास भी नहीं है। विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 167 क्या कहते हैं कि प्राचीन और मध्यकालीन विश्व के जीवन के विषय में चिंतन दृष्टि क्या थी? मतलब प्राचीन और मध्यकालीन समय में क्या था, मतलब जिसके ऊपर वो विचार किया करते थे। तो अगर इसमें देखा जाए तो देखिए क्या इसका सही उत्तर बनेगा? वह शारीरिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। वह शारीरिक समस्याओं से अधिक आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। तो प्राचीन काल में यही था, मतलब वो शारीरिक समस्या से ज्यादा आध्यात्मिक समस्या को प्रमुख मानता था। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 168, निम्नलिखित में कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? देखिए, तत्पुरुष समास, जब तत्पुरुष समास का समास विग्रह किया जाता है तो वहाँ पे का ने, मतलब जो कर्ता ने कर्म को करण से ये विभक्तियां मतलब वो होती है उसको मिलती है बीच में। देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है राजकुमार, तो इसका विभक्ति करेंगे तो राजा का कुमार, तो ये तत्पुरुष होगा। यज्ञ वेदी ये भी तत्पुरुष होगा। ग्रामवासी ये भी तत्पुरुष होगा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी आजन्म। आजन्म में तत्पुरुष समास नहीं है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 169 दिया है, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो सिर से पानी गुजर जाना मतलब सहनशीलता की सीमा पार हो जाना, है ना। तो गहरे पानी में स्नान करना नहीं होगा, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, विकल्प बी इसका सही उत्तर बनेगा। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है। तो ग्रस्त मतलब होता है मतलब जकड़ा हुआ, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मुक्त होना, विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 171, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तो इसमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है ये आपको कमेंट करना है। इसका उत्तर क्या होगा? तत्सम और तद्भव। अगर इसका जिक्र करें तो तत्सम क्या होता है? वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रवेश किए उसे तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी अन्य माध्यम से हिंदी में प्रवेश किए उन्हें तद्भव कहते हैं। अब इसका उत्तर आप कमेंट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 172, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो ये भी आप कमेंट कीजिएगा कि अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। और अलमारी जिस भाषा का शब्द है उस भाषा के 5 और शब्द आपको कमेंट करने हैं। तो प्रश्न संख्या 171 और 172 इन दोनों का उत्तर क्या होगा आपको ये कमेंट करके बताना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 173, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं आता है? तो अगर द्विज की बात करेंगे तो द्विज के संदर्भ में जो शब्द नहीं आता है वो शब्द आपका यहाँ से देखिए, ब्राह्मण आता है ना, यहाँ पे ब्राह्मण आता है, पक्षी भी आता है, दांत भी आता है, तो विदेह वृद्ध इस द्विज का अर्थ नहीं बनेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 174, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको यह बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है। संपूर्ण देश भर, देखिए देश भर नहीं होगा, ये गलत है ना। भाई ने भाई के साथ सलाह की, ये भी नहीं होगा, है ना। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दे, ये भी नहीं होगा। तो 3 विकल्प गलत हो गए, तो विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 175 में दिया गया किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? देखिए आधीन, आधीन नहीं अधीन होता है, व्यवहारिक नहीं व्यावहारिक होता है, यहाँ पे मिष्ठान न नहीं रहेगा, है ना। अत्यधिक बिल्कुल सही है, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 176 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो किरण की बात करेंगे तो मरीचि होता है, रश्मि होता है, दीप्ति होता है, पुष्कर नहीं होता है, विकल्प सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 177 पर यहाँ पर दे रखा है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो देखिए ये मतलब पत्र लिखवाता है, पत्र लिखवाया जा चुका है, तो आप देखेंगे लिखना पूरा हो चुका है, तो पूर्णकालिक क्रिया, विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या और भी आगे आते हैं। 178 में इसमें पूछा जा रहा है आयु निम्नलिखित में से किस बोली का शब्द है? तो भोजपुरी का शब्द है। मूक शब्द का विलोम है, मूक मतलब गूंगा, ये जो नहीं बोल पाते, तो वाचाल मतलब जो ज्यादा बोलने वाला है। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 180 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो देखिए जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है वो है प्राण। प्राण इसका बिल्कुल सही उत्तर है, विकल्प डी। भक्ति जो है ये एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सदा मतलब सदैव की बात किया गया। जो सदैव सिर्फ कौन है? प्राण है, विकल्प डी इसका सही उत्तर है। तो ये आज की क्लास रही। आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। इस प्रकार की क्लास लगातार आपको मिलती रहेंगी, बस इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।
अगर आप इसी प्रकार तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा और हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।